नेक्स्ट टॉपिक होगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर हायर परचेज सिस्टम। इसमें असेट्स को दो वैल्यू में बांटा जाएगा। फर्स्ट होगा गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू और दूसरा होगा गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। इनमें जो गुड्स ज़्यादा वैल्यू की होती हैं, जैसे लाखों रुपए में होती है, जैसे मोटर कार, ट्रक, मशीन वगैरह, तो इनकी वैल्यू लाखों करोड़ रुपए में होती है, तो उनको हम बोलेंगे कंसिडरेबल गुड्स। और जिनकी वैल्यू कुछ ही अमाउंट में होती है तो वो होती है स्मॉल गुड्स, जैसे रेडियो, साइकिल वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कंसिडरेबल वैल्यू, गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जैसे बता रखा है कि अधिक मूल्यवान वस्तुओं के परचेज से रिलेटेड हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके दो मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड क्या होगा, टोटल एसेट्स वैल्यू मेथड, और दूसरा होगा एसेट्स एक्रूवल मेथड। पहला टोटल एसेट्स वैल्यू मेथड, जस्ट लाइक नेम इंडिकेट कर रहे हैं, टोटल वैल्यू। इट मीन्स एसेट्स की जो टोटल वैल्यू होती है, इनमें जो कैश प्राइस होता है उससे ही हम एसेट्स को डेबिट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कार परचेज़ की, हमारी 25 लाख रुपए की कार है, तो हम क्या करेंगे, 25 लाख रुपए से हम कार को डेबिट करेंगे, और जिससे हमने परचेज़ की है, वेंडर का नेम XYZ कोई भी हो सकता है, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इट मीन्स हम एंट्री क्या करेंगे, कार अकाउंट डेबिट 25 लाख रुपए से और टू वेंडर 25 लाख रुपए। दूसरा मेथड क्या होगा, असेट्स एक्रूवल मेथड। इस मेथड में क्या होगा कि जो असेट्स होते हैं उसको स्टार्टिंग में उसके कैश प्राइस हम डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि असेट्स को हर साल उतने ही वैल्यू से हम डेबिट करेंगे जितना मूल्य क्रेता द्वारा प्रतिवर्ष चुकाया जाता है। इट मीन्स मान लीजिएगा हर साल वो 2 लाख रुपए पेमेंट कर रहा है, परचेज़र 2 लाख रुपए की, मतलब जो उसने कार परचेज़ की थी उसके 2 लाख रुपए वो हर साल पेमेंट करता है, तो हम जो 2 लाख रुपए पेमेंट किया उससे ही हम डेबिट करेंगे, ना कि 25 लाख रुपए से। ठीक है, क्योंकि क्रेता जितना जितना रोकड़ चुकाता जाता है, उतनी संपत्ति का वह स्वामी बनता चला जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, मान लीजिए कोई एसेट्स है, उसका कैश प्राइस 1 लाख रुपए है और भुगतान 25,000 रुपये की 4 किस्तों में करना है। तो पहले मेथड में तो असेट्स को स्टार्टिंग में हम 1 लाख रुपए से डेबिट कर देंगे, और दूसरे मेथड में असेट्स को हर साल 25,000 रुपये से हम डेबिट करेंगे। ठीक है, 25 चौका 100, इट मीन्स 25,000 मल्टीप्लाई 4, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है उसकी, 1 लाख। ठीक है, अब हम इनकी एंट्रीज़ कैसे करेंगे, जैसे हमने अगर क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन है कि हमने कौन से मेथड से करना है, टोटल एसेट्स वैल्यू मेथड से करना है या टोटल एक्रूवल मेथड से करना है, तो हम उसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड से हमने सॉल्यूशन करना है, तो हम टोटल एसेट्स वैल्यू मेथड मेंशन करेंगे। ठीक है, उसी से ही हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम बात करेंगे कि टोटल एसेट्स वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, हम दोनों साइड एंट्री करेंगे, परचेज़र की बुक में भी एंट्री करेंगे और वेंडर की बुक में भी। इट मीन्स क्रेता और विक्रेता दोनों की बुक्स में एंट्री करेंगे। पहले साल जिस टाइम हम असेट्स को परचेज़ कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर बिगनिंग, जस्ट लाइक मान लीजिएगा 1 अप्रैल को हमने परचेज़ की, तो उस टाइम हम एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले हम परचेज़र की बुक में एंट्री करेंगे। परचेज़र के पास क्या आया, असेट आई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, वेंडर मीन्स सेलर के पास से गुड्स गई, तो वो क्या करेगा, अपने यहाँ सेल से एंट्री करेगा, सेल को क्रेडिट करेंगे, तो उसके जो भी हायर परचेज़र होगा, अब हायर वर्ड क्यों किया, क्योंकि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसका मीनिंग मैं पहले बता चुकी हूँ। तो जो वेंडर होगा वो हायर परचेज़र अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। ठीक है, परचेज़र जिसने कार को परचेज़ किया था, तो क्रेता के पास असेट आई है, तो इसलिए उसने असेट्स डेबिट टू वेंडर किया। वेंडर कौन है, गिवर है। इधर उसके पास वेंडर के पास क्या हुई है, सेल हुई है। किसको सेल किया, उसने परचेज़र को किया है, तो परचेज़र क्या हुआ, रिसीवर हो गया। परचेज़र अकाउंट डेबिट टू सेलर। ठीक है, इट मीन्स हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। फिर उसी साल जिस टाइम हमने असेट्स परचेज़ की, उसी टाइम जो हम एग्रीमेंट एट द साइन ऑफ एग्रीमेंट, जिस टाइम हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो उस टाइम एंट्री क्या करेंगे, वेंडर के पास गए हैं, तो वेंडर कौन हो गया, रिसीवर हो गया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रिसीवर कौन हुआ, वेंडर, और हमारे पास से क्या गया, पैसा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टू बैंक। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उधर वेंडर को अमाउंट रिसीव्ड हुई है, तो अपने एंट्री क्या करेगा,
बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट। समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर एट द एंड 31 मार्च, इट मीन्स पहले साल। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। जो अमाउंट ड्यू है, मान लीजिएगा 25 लाख रुपए थी, 5 लाख रुपए हमने पेमेंट कर दिया था एट द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, तो रह गए कितने, 20 लाख। तो 20 लाख रुपए के ऊपर हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो एंट्री क्या होगी परचेजर की बुक में, ड्यू की करेंगे। तो इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट क्या है, परचेजर के लिए खर्चा है, तो इसलिए हमको क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसके पास गया, वो वेंडर के पास, ठीक है। और इधर सेलर है, मीन्स वेंडर, वेंडर के लिए क्या होगी, वो इनकम होगी, तो वो यहाँ क्या करेगा, उसको क्रेडिट करेगा। परचेजर के लिए वो एक्सपेंस था, इसलिए वो उसको डेबिट करेगा। नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे ये हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कर देगा, और ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। इट मीन्स परचेजर वेंडर का नेम लिखेगा और वेंडर परचेजर का नेम लिखेगा। नेक्स्ट क्या होगा, फिर हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे एट द एंड ऑफ, इट मीन्स 31 मार्च को ही। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितनी हमारी इंस्टॉलमेंट बनती हैं वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। यहाँ उसके पास रिसीव्ड होगा वेंडर के पास, तो एंट्री क्या करेगा, उसके पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट। फिर जो परचेजर होता है वो असेट्स के ऊपर क्या लगाएगा, लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में डेप्रीशिएशन लगाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, ठीक है। इधर कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि डेप्रीशिएशन सिर्फ परचेजर के पास लगता है, सेलर के पास नहीं लगेगा। जिसके पास असेट्स होती है उसी के पास डेप्रीशिएशन लगेगा। अब एट द एंड, साल के एंड में ही क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करेंगे। इट मीन जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है और जो डेप्रीशिएशन है इनको राइट ऑफ करेंगे। अब इंटरेस्ट डेबिट है, डेप्रीशिएशन डेबिट है, जब इनको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर कंपनी का केस है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। अगर कंपनी का केस नहीं है, अपना ओन बिजनेस है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रीशिएशन, ठीक है। इधर उसको रिसीव्ड होंगे, तो यहाँ पे इसके लिए क्या थे, खर्चे थे, इधर इसके लिए इनकम हो जाएंगी। तो इंटरेस्ट डेबिट, अब डेप्रीशिएशन की एंट्री वेंडर के पास नहीं होती, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर नहीं है, अगर कंपनी का केस है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा कि जो सेलर है उसके लिए सेल हुई है, और सेल को हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो ये एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री सिर्फ वेंडर के अकाउंट में होगी, ठीक है, सेलर के पास, परचेजर के पास नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये लास्ट वाली एंट्री है वो सिर्फ वेंडर के अकाउंट में होगी, और ओनली फर्स्ट ईयर में ही होगी, सिर्फ पहले साल में। और ये जो स्टार्टिंग की 2 एंट्री हैं, स्टार्टिंग 2 एंट्री परचेज़र और सेलर और परचेज़र दोनों के अकाउंट में फर्स्ट ईयर में सिर्फ ये 2 एंट्री होंगी, 2 एंट्री और वो लास्ट वाली एंट्री, ठीक है। बाकी जो ये रह जाती हैं 3-4 एंट्री, ये एंट्रीज हर साल की जाएंगी, ठीक है।